नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। बिहार यूपी के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर पर अलर्ट जारी हुआ है। बिहार उत्तर प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। नेपाल में बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश और बिहार के भी सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां पर गांव खाली कराए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसको लेकर अलर्ट है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 162 मौतें हुई हैं। 133 भारतीय समेत अभी 1100 लोग लापता हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। हाई अलर्ट जारी हुआ है। नेपाल की ओर से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे गंडक नदी में भी पानी तेजी से बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तबाही का ये मंजर देखा गया है। पहली तस्वीर में आप देखिए जिस तरीके से ये पहले भूस्खलन हुआ चीन के सीमावर्ती इलाके में, उसके बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर ये बाढ़ आई है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गई है। ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए इन वाहनों को आप देख लीजिए। जो हाई राइज बिल्डिंग थी वो भी जमींदोज हो गई है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। बर्बादी की, तबाही की ये तस्वीरें सामने आई हैं। खौफनाक मंजर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में ये भारी तबाही हुई है। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार के भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को वहां से सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ आप देखें कि बिल्डिंग हो, चाहे वाहन हो या आसपास जितने भी इलाके हैं, जो गांव हैं, वो सब कुछ इस बाढ़ को आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। सब कुछ अपने साथ ये बहा ले गई है और हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन भारी जनहानि हुई है, भारी नुकसान हुआ है। लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयानक बाढ़ आई है। नेपाल में जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं। ये मलबा जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तिनके की तरह बहते हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं। कई मंजिला इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई हैं, जमींदोज हो गई हैं। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए थे वो पूरी तरीके से अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं और ऐसे में भूस्खलन की वजह से कहा जा रहा है कि ये भीषण बाढ़ आई है और उसके बाद ये तबाही देखी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 8 तस्वीरें जो बेहद खौफनाक हैं, भयावह हैं। इनसे नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि आकलन करने में बहुत वक्त लगेगा। सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मौके पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन कई चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, कई चुनौतियां हैं, विपरीत परिस्थितियां यहां पर देखी जा रही हैं। नेपाल से संवाददाता आशुतोष द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आशुतोष, जो भयावह मंजर सामने आया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विभीषिका है बाढ़ की और कुदरत का रौद्र रूप है। कितने नुकसान का आकलन किया जा रहा है? अब तक जो है सुबह की जो आंकड़े की बात करें तो लगभग 157 यानी 157 और 60 के बीच में मौत की जो है वो संख्या सामने आई है और लगभग 400 लोग जो है वहां से लापता बताए जा रहे हैं।
और जो तस्वीर नदियों से जो जिस तरीके से मलबे नजर आ रहे हैं, पेड़ और जानवरों की जो शव देखे जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। और ऐसे में जो सीमावर्ती जो निकलने वाली नदियां हैं, चाहे वो बात बिहार की जाए, कुशीनगर या महाराजगंज, तो ऐसे में प्रशासन जो है इसको देख करके कल से ही तैयारियों में जुटा हुआ था ताकि किसी भी तरीके से अनहानि ना हो। लेकिन इस समय जो स्थिति देखी जा रही है वो जो कल की आंकड़े की बात की जाए तो कल जो जल का स्तर था 3 लाख क्यूसेक लगभग, और आज जो है 92,000 तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो राहत है वो देखी जाएगी महाराजगंज और कुशीनगर के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी मौसम बिगड़ा हुआ है? बात कल जो है शाम को थोड़ा सा मौसम जो है वो हुआ था, हल्का फुल्का जो बारिश हुआ था, जिससे रात में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बारिश होगा तो थोड़ा सा स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिससे खतराएं बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसे में नेपाल के जो ऐसे इलाके हैं जो झूला पुल है या ऐसे जो इलाके वहाँ पे लोग जो है वहाँ से पलायन कर चुके हैं ताकि किसी तरीके से जान मान की हानि ना हो। नेपाल सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा रही है? नेपाल सरकार जो है वो बालन सरकार ने जो है वहाँ पे तमाम तरीके के लोगों के लिए जो है अलग उचित स्थानों पे जो है रहने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। हाल ही में जिस तरीके से विदेश मंत्री के जयशंकर ने जो है लोगों का सहयोग किया है, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है वो सहयोग मिल रहा है। ऐसे में रेस्क्यू जो है वो जारी है। नेपाल पुलिस के साथ तमाम जो वहाँ के स्थानीय एजेंसियां हैं वो भी कल से ही लगातार लगी हुई हैं ताकि लोगों को जल्द से जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके आशुतोष आपके पास दोबारा। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, महाराजगंज में नेपाल में आई बाढ़ के बाद हाई अलर्ट है। दरअसल यहाँ पर भी क्योंकि खतरा बढ़ गया है, ऐसे में एहतियात बरती जा रही है, सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। एडीएम ने रात में ही गंडक नदी का निरीक्षण किया है, भेड़ीहारी और गेढ़वा समेत नदी किनारे क्षेत्रों का जायजा लिया है। एसडीएम निचलौल और तहसीलदार भी इस दौरान मौजूद रहे। एसएसबी जवानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में यहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में इस जल प्रलय के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है, खासतौर से महाराजगंज और कुशीनगर में निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि अफसर फील्ड पर उतरें और ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद की जाए। अगर खतरा है तो वहां से लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। दोनों जिलों के डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारी भी लोगों को सतर्क कर रहे हैं। सायरन बजाए जा रहे हैं। गांव वालों से जरूरी सामान समेटने के लिए कहा जा रहा है। नदी किनारे के गांवों को खाली कराने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा पुलिस भी लोगों को किनारे पर जाने से रोक रही है क्योंकि खतरा यहां भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि नेपाल में अचानक से आई बाढ़ के चलते भारी तबाही मची है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हुआ है। महाराजगंज और कुशीनगर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल की ओर से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे गंडक नदी में भी पानी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जो आसपास के गांव हैं उन्हें खाली कराने के लिए कहा गया है। लोगों से जरूरी सामान समेटने को भी कहा जा रहा है। तो प्रशासन की भी पैनी नजर है। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, अब नेपाल के आसपास की जो सीमा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो, वहां पर भी हाई अलर्ट है क्योंकि वहां भी खतरा बढ़ गया है बाढ़ को लेकर। आज जो है सुबह महाराजगंज के जिलाधिकारी और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी जो स्वर्गीय वर्मा पहुंच रहे हैं, जाके वहां लोगों से बातचीत करेंगे, अब तक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराजगंज में जो आला अधिकारी अफसर है वो रात से ही वैसे जो नरारी गंडक नदी है वहां पे मौजूद रहे। रात में 11 बजे एडीएम, तहसीलदार और जो है एडीएम जो खुद वहां पर रह मॉनिटरिंग किए। तो ऐसे में जो है योगी सरकार के जो निर्देश है उससे महाराष्ट्र प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि बड़े जो भाव मंजर है उसका कोई महाराजगंज में कोई जन हानि ना हो, ना कोई ऐसी क्षति हो जिससे लोगों को समस्या उत्पन्न हो। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंका रही हैं। अचानक से इतनी ज़्यादा बाढ़ और ये भीषण तबाही किस तरीके से हुई है, इसका
मुख्य कारण क्या आप बताया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में लोगों ने भूकंप के झटके भी महसूस किए, हालांकि बाद में ये कहा गया कि सर्वे में पता चला है कि ये भूकंप नहीं था बल्कि चीन के क्षेत्र में हुआ लैंडस्लाइड था। जब से ये जो घटना है वो 2 दिन पहले की है, जिसके बाद जब कल से जब स्थिति बढ़ गई नेपाल में, उसके बाद जो ये बताया जाए ये जगह जो है नेपाल के तिब्बत स्थित इलाके से जो है वो आ रहा है। ऐसे में जो भूकंप के झटके की बात की जा रही थी, ऐसे में ये जो लैंड स्लाइडिंग था, क्योंकि पहाड़ नेपाल जो है वो पहाड़ी इलाका है और बारिश की वजह से पहाड़ की कटान होने की वजह से और थोड़े से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और हम लोग जो है कल से ही सीमावर्ती इलाकों में है और नेपाल के उन विभिन्न जगहों पे पहुंचे थे जहां पे बारिश का खतरा बढ़ा हुआ था। तो वहां से लोग जो है पलायन तो कर ही रहे हैं, साथ में जो वहां की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से वहां पे लगा हुआ है ताकि लोगों को कोऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। लगातार जो बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं दर्शकों को हम बता रहे हैं। श्रावस्ती में भी नेपाल में बादल फटने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने सिसवारा घाट और दोनरा तटबंध पर निरीक्षण किया है। डीएम ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन राप्ती नदी के जलस्तर पर भी लगातार निगरानी बनाए हुए है, यानी राप्ती नदी में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, वहां भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में आसपास के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। मौके पर अधिकारियों की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। तो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये लाइव तस्वीरें हैं किस तरीके से जो बैराज के गेट खोले जा रहे हैं और जो जलस्तर नदी नालों में बढ़ गया है, और दूसरी तरफ वो बाढ़ की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आई है। कुदरत का ये रौद्र रूप देखा गया है नेपाल में इस भीषण तबाही में। तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। जो हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होके नहीं देख सकते, क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया। कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया है गाद को लेकर, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है। गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज माने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं। तो आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो IMD है वो भी शायद इन चीज़ों को प्रिडिक्ट होता है ना, कि आज मानसून का प्रिडिक्शन होता है कि बारिश होगा, IMD भी फ्लैश फ्लड को या इस तरह के में सिचुएशन को शायद कैप्चर नहीं कर पाता। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहाँ पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं, जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं लगता। सर, बाढ़ की स्थिति आई हुई है और फिर एक बार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए सर। भाई उनका तो इतिहास देखिए ना, जब भी कोई, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जो परिस्थिति रहता है, जब भी कोई क्राइसिस हो, कोई बात हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो फील्ड में जा करके लोगों के बीच में वो रहते हैं। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और जो हमारे डिप्टी CM है विजय चौधरी जी, वो जा रहे हैं पूरा इंस्पेक्शन करने वाल्मीकि साइड। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है, पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है। और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। नीतीश जी भी क्या इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट ले रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल अपडेट ले रहे हैं, वो सारी जानकारी ले रहे हैं। अभी हम लोग उनके साथ ही बैठे थे और सारा उनका, खास करके आप सब लोग जानते हैं
कि आप उनका हमेशा बोलते थे कि खजाने पे सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का होता है। ये उन्हीं का टैगलाइन है, नीतीश जी का। तो सरकारों की ओर से क्या तैयारी की जा रही है यहाँ पर बताया जा रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग के तहत देश भर के 8 लाख से ज्यादा युवाओं से, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज इंडिया ने पैरा हॉकी खिलाड़ियों से खास बातचीत की और हाल ही में नीदरलैंड्स और बेल्जियम में हुए पहले FIH पैरा हॉकी विश्व कप में भारत ने 11वीं रैंक हासिल की है। बौद्धिक अक्षमता के बावजूद इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। उनसे बातचीत की गई, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में वो बच्चे हैं जो कि किसी ना किसी कोई ना कोई डिजीज़ इनके अंदर है, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं और वैसे देखिए उनकी कोच भी हमारे साथ में है। इसके साथ में देखिए कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बोल सकते हैं। उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो पैरा वर्ल्ड कप है उनमें जो रैंक उन्होंने हासिल की है, उस रैंक को हासिल करने में कितनी मेहनत लगी और खेलो इंडिया के तहत जो कि प्रधानमंत्री मोदी या सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है बच्चों को, कितना मोटिवेशन मिलता है। अगर हम बात करें तो देखिए तमाम ये बच्चे हैं जो कि आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में, जो कि किसी न किसी डिजीज़ से पीड़ित भी है। आप बताइए कि हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे भी हैं जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमी नहीं, वो कमी ही अगर हमारी ताकत बन जाए तो तब एक मुकाम हासिल करना आसान हो जाता है। आपको मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जब एथलीट है जहाँ पे जो स्पोर्ट्स में खिलाते थे, उन्हें बच्चों को हमेशा मेहनत करना चाहता है। लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप बताइए आपका मोटिवेशन क्या है? लाइफ में हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए कैसे देखते हैं कि लड़कियों को कुछ कर दिखाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार मोटिवेट करते हैं? हाँ करते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, तो आपको सीखते हैं उनसे? हाँ। पीएम से क्या अच्छा लगता है? पीएम का अच्छा लगता है। चलिए यहाँ देखिए कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि बच्चों में देखिए कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी ताकत बनाया है। प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि देश के युवाओं को अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और आप तो देखिए स्पोर्ट्स में हैं, आप लोग नीदरलैंड से आप लोग आए हैं, आप पैरा ओलंपिक जो चल रहा था वहाँ से आप लोगों ने एक रैंक हासिल की है वर्ल्ड लेवल पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, हमने 6th रैंक हासिल की है वर्ल्ड लेवल पे। हाँ। अच्छा, कौन से स्पोर्ट्स में? हॉकी में। हॉकी में। ये बताइएगा कि पीएम जो कहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ वो कहते हैं, पर हमारी लड़कियाँ भी हमारे साथ खेलती थी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 4 लड़कों के साथ 2 लड़कियाँ खेलती थी। पीएम आज संवाद कर रहे हैं युवाओं से और कुछ ना कुछ मूल मंत्र देंगे। आपको सीखने के लिए मिलता है प्रधानमंत्री से? हाँ जी। जैसे क्या सीखते हैं? वो बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खेल में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। और अनेक प्रकार की बताते हैं। जी। आप बताइए कि आपकी रुचि कौन से खेल में ज़्यादा है? हॉकी में। और हॉकी तो हमारा देखिए राष्ट्रीय खेल भी है। और ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री आप लोगों से जब संवाद करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पीएम मोदी अच्छे लगते हैं आपको? देश के प्रधानमंत्री युवाओं को जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इन कोरे कागज जैसे बच्चों को उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। ऐसे बच्चे जिनमें कोई ना कोई कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को एक पटल पर वो पेश कर रहे हैं, जो बोल नहीं सकते लेकिन खेल के माध्यम से बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं। कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को समझना, उन बच्चों को आगे बढ़ाना? Actually there are eligibility disability students. We can give the sections, means she explained part to part by the practice section. We take a long time practice. We have actually 4 preparatory camps. They are holding at Haryana state, here Faridabad. They providing lots of source in our India. After that, when we giving this kind of students, we have a lots of stress. We manage all things. ये तो अच्छी बात है। ये बताइएगा पीएम जो है युवाओं से, यूथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, इस तरीके की मोटिवेशनल लाइंस भी कहते हैं। कैसा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं? Actually, PM Modi in our Pradhan Mantri, we are so lucky because of Pradhan Mantri. We supporting all athlete and para and Special Olympics and normal also. We are so lucky for have a Pradhan Mantri like that.
हमारे साथ में हॉकी के जो चीफ कोच हैं दलिंदर सिंह, वो बातचीत करने के लिए हैं। और देखिए, क्योंकि हॉकी में, क्योंकि नीदरलैंड में पैरा ओलंपिक चल रहा है, जहां पर हॉकी के इन बच्चों ने वर्ल्ड लेवल पर 11वीं रैंक हासिल की है। सर, एक ऐसे बच्चों की टीम जो कि किसी न किसी डिजीज़ से कह सकते हैं कि है डिजीज़ उनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा जज्बा जो कि कुछ कर दिखाने के लिए उनको प्रेरित करता, आगे बढ़ाता है। कितना मुश्किल होता है एक कोच की तरह उन बच्चों को सिखाना और एक विदेशी पटल पर पेश करना? मुझे इन बच्चों को देख प्रैक्टिस कराने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि यह बहुत ही एक प्लेन पेपर की तरह है। जो इनको सिखाया जाए बराबर सीखते हैं और एनर्जेटिक है और बहुत ही प्यार करते हैं सभी से और खुश रहते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा एवं डॉक्टर मनिका लड्डा जी का, जो SOB भारत का पूरे एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से यह हमारे को FIH वर्ल्ड कप में खेलने का जाने का अवसर मिला। और वहाँ जाके बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सभी बच्चे पहली बार ही वहाँ खेलने गए थे, प्लस एरोप्लेन में भी वो पहली बार, जब बहुत ही खुश थे। और इनको खुश देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, कोच देखिए एक पेरेंट्स की तरह होता है, जो कि कच्ची मिट्टी को पकाकर कुम्हार की तरह एक बर्तन का स्वरूप देता है। लेकिन खेलों के माध्यम से, क्योंकि हॉकी एक राष्ट्रीय खेल भी है भारत का, तो देखिए कह सकते कि लगातार बढ़ावा भी हॉकी को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों से संवाद कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए मूल मंत्र दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खेलो इंडिया के तहत बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, स्पोर्ट्स में मोटिवेट किया जाता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है और वो खेलो इंडिया और कई ऐसे स्पोर्ट्स के एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रोत्साहन के लिए बात करते हैं तो उससे बच्चों में बहुत एनर्जी आती है और वह और भी कॉन्फिडेंस से खेलने को आगे प्रेरित होते हैं। ये बच्चे PM के लिए क्या सोचते हैं? जानते हैं उनको, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई डिजीज़ है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, पर वह इतना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वह ID बच्चे हैं, पर उनमें जज्बा है और अच्छा खेलते हैं और उन्होंने वहां जाके FIH में अच्छा प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री युवाओं को जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इन कोरे कागज जैसे बच्चों को उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।